हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड वर्क एनर्जी चैप्टर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ कॉपर इज। तो जो कॉपर का सिंबल होता है वो क्या होता है आपको पता है? CU होता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, दूसरा स्मॉल लिखा जाता है। द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसके एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 16 होता है। ये जो एटॉमिक मास होता है, तो यहाँ पे मोलिक्यूल SO2 है, तो कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर? 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 2 जा 32। इसको यूनिट पढ़ते 32 32 U। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नैनोमीटर इज इक्वल टू। नैनोमीटर, जो नैनोमीटर होता है यूनिट होती है आपकी मेजरमेंट की, स्मॉल, वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक। ये आपका 10 की पावर -9 मीटर होता है। 10 की पावर -9 ये मीटर ऐसे लिखा जाता है इसके साथ। तो ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं नैनोमीटर। तो राइट आंसर क्या आपका? A विल बी द राइट आंसर। 10 की 6 हो, इसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो, ये जो सिंबल होता है इसका ऐसे छोटा सिंबल म्यू बनाते हैं। और ये जो नैनोमीटर होता है इसका सिंबल होता है 1 NM लिखते हैं इसको। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर 9 मीटर। ये 10 की पावर 3 होता है, इसको बोलते हैं मिलीमीटर। इसको लिखते कैसे? MM लिखते हैं। तो 1 mm किसके बराबर होता है? 10 की पावर घटा 3 की होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 800%, व्हाट परसेंटेज शैल द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज? ये आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप देखिए। हमें दिया क्या है आपकी, ये मान लीजिए तो काइनेटिक एनर्जी E से दिखाता हूँ। तो E क्या हो गई आपकी? स्टार्ट में मान लो E1 थी, तो ये क्या आपकी E है। अब 800% हो गई, इसका मतलब कितना हुआ? यानी आपकी जो E थी वह कितनी हो गई? 9E हो गई, क्योंकि 1 से 800% हो गई, तो 9E। और मैंने आपको बताया कि आपका जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो लीनियर मोमेंटम के अंदर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? P²/2m होता है। तो अगर इसका हम यूज़ करें तो P किसके बराबर हो गया आपका? 2m E के स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये P1 है, तो P1 ये कितना हो गया आपका ऐसे। तो P2 कितना हो गया आपका? अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 2m E2 और 2m, अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये हो गया 2m E। तो ये नीचे वाला कितना हो गया आपका? 2m E2 कितना है? 9E है, इसका स्क्वायर रूट। इन दोनों को अगर हम भाग कर देता हूँ, अगर आप भाग करेंगे P1/P2, तो अगर आप पाएंगे कि जो आपका ये 2m E 2m 9E, मैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया। E का जो स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 का E आएगा, स्क्वायर रूट E आएगा आपका। और नीचे वाला कितने आएगा? 9 का कितना होता है? 3 होता है, तो कितना आ गया? 1/3। तो P1/P2 जो आपका आया है ये आ गया 1/3। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मोमेंटम है ये P2 है, ये कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ P1 हो गया। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा भाई? P1 के अंदर कितना हो गया? 2P1, यानी कि ये हो गया 200%। यानी हमारा कितना हो गया? 200% आपका इंक्रीज हो गया है लीनियर मोमेंटम। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा? 200%। B विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द फार्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH, व्हाट विल बी इट्स मोलिकुलर मास? इसका मोलिकुलर मास आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके एटम कितने हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसका तरीका मैंने बताया था आपको, बस ये पता होना चाहिए कार्बन का कितना है। तो कार्बन का आपको पता है जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है आपका? एक एटम का 16 होता है। अगर आपको ये ज्ञात है तो बड़ी इजीली क्या है आप
निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे C2H5OH के अंदर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का मतलब क्या है, 2 कार्बन का मतलब 2 गुना में 12। हाइड्रोजन कितने, देखो 5 1 6 है, तो 6 हाइड्रोजन, ये कितना हो गया हमारा, इतना हो गया है। तो 12 दूनी 24, 6 एकम 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं अगर आपको इस तरह दिखाऊँ, ये देखिए हमें कैसे लिख लेना है, कार्बन कितने आपकी है, 2 कार्बन है। तो मैं अगर मैं लिखना चाहूँ भाई आपकी 2 तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और 1 क्या आपका ऑक्सीजन है। तो कार्बन, एक कार्बन का जो एटॉमिक मास 12 है, एक हाइड्रोजन का जो मास है एटॉमिक मास 1 है, और ऑक्सीजन कितना है आपका, ये ऑक्सीजन है, इसका 16 है। तो कितना आ गया, 12 दूनी 24, 6 एकम 6, और 16 एकम 16। इनको अगर आप ऐड करते हैं तो जोड़ के देखेंगे आप, देखिए 24 और 6 30, और 30 और 16 कितना हो गया आपका, 46 आ गया। तो कितना आंसर आया, 46 यूनिट। तो जो इथेनॉल है आपका, इथेनॉल का जो मोलिकुलर मास होगा वो 46 यू होगा। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है, डी विल बी द राइट आंसर, 46 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज़। अब हमारा जो आइसोटोप, हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन सा वाला होता है, पहला है आपका 1H1, 1H2 और 1H3, ये 3 आइसोटोप होते हैं। तो हमें निकालना बताना कि देखिए आपका जो नीचे वाला नंबर होता है, ये जो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जेड। ये क्या आपका जेड, जेड ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जितने प्रोटॉन होती है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है, ये क्या बताता है, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं अगर ये जो आपको ऊपर वाला है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ए को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को। तो जो ये पहले वाला इसको बोलते हैं प्रोटॉन कह लीजिए, ये जो सेकंड वाला हमारा काम का इसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन। हमें यही तो निकालना है। तो ड्यूट्रॉन के अंदर क्या, अगर आप देखेंगे प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होगा। जितना एटॉमिक नंबर आपका सेम होता प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो आपका न्यूट्रॉन क्या आएगा, ये ऊपर से जो आपका एटॉमिक मास, इसे घटा दीजिए, 2 घटा में 1, कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके पास क्या है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 क्या है, न्यूट्रॉन है। इसी तरह आपका ये जो आपका ट्रिटियम, इसको ट्रिटियम कहते हैं। अब ये जो इसको जो हमारा, इसको हम प्रोटॉन कह लीजिए, प्रोटियम कहते हैं, पहले आइसोटोप का नाम है। दूसरे का ड्यूट्रॉन हो गया आपका, ड्यूटेरियम जिसे हम कहते हैं, ड्यूटेरियम जिसको आपने कहा, इसको हम ड्यूट्रॉन भी कहते हैं और इसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं। और जो थर्ड वाला होता है इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ट्रिटियम कहते हैं। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 3 में देख गया 2। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, इसका कारण न्यूट्रॉन संख्या होती है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 2 न्यूट्रॉन तो होंगे ही नहीं, 2 प्रोटॉन भी नहीं होंगे। न्यूट्रॉन जो आपका ड्यूटेरियम के अंदर 1 है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी विल बी द राइट आंसर। कि जो हमारा आइसोटोप ड्यूटेरियम, उसके पास क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या, 7th क्वेश्चन देखिए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डजन डिपेंड्स ऑन। तो वर्क डन का जो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ होता है। उनके बीच में जो एंगल होता है, अगर हम बात करें वैसे एक्चुअल होता है आपका थीटा एंगल होता है। आपको बताया था 3 टाइप का वर्क होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो अगर अब इसके अंदर क्या देखिए, वर्क डन ऑब्जेक्ट डजन डिपेंड अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट एस क्या है, यहाँ पे एफ जो है आपका फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और तीसरा इनके बीच में मैं बताया था जो आपका वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वर्क डन क्या आपका होता है, 0 होता है। वर्क डन आपका नेगेटिव भी होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है।
अगर आपका थीटा है एफ और एस के बीच में 90 से छोटा है, लेस देन 90 है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। थीटा जब आपका एंगल दोनों के बीच में 90 तो ये 0 है, और जब आपका जो ये एंगल है कोण है ये ग्रेटर देन 90 तो वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पे भी करता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी करता है। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, इस पर आपका वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो थी इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टोन ने। आपका जो साइंटिस्ट था ई गोल्डस्टोन। थर्ड, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जे चैडविक यानी कि जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रदरफोर्ड मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने। यहीं से किसकी खोज हुई थी, न्यूक्लियस की खोज हुई थी। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अभी पावर क्या होती है, पावर जो होती है आपकी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जब आप वर्क को टाइम से भाग कर देते इसको हम पावर कहते हैं। तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट। लिखते कैसे है, सिंबल कैसा होता है इसका, डब्ल्यू ही बनाते हैं, सिंबल इसका डब्ल्यू होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए विल बी द राइट आंसर। वाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फार्मूला ऑफ पावर इज। अभी मैंने आपको बताया था पावर का फार्मूला क्या था, पावर होता है वर्क डन बटे में टाइम, यानी वर्क डन बटे में टाइम, इसे हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो फार्मूला पहले वाला ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड पे पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैटायन कहते हैं, कैटायन। और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, एन आयन कहते हैं। जितने भी आपके पॉजिटिव वाले जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, इस पे 2 पॉजिटिव है, और क्लोरीन है, आपका सल्फेट है, ये सभी क्या है, ये अनायन है। लेकिन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इनको बोलते आयंस, आयंस कहते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अकेले ही आप देखिए एटम ये अकेला है, और ग्रुप ऑफ क्या होगा, जैसे अमोनिया हो गया आपका, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए हैं, तो इनको हम बोलते आयंस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इनको हम आयंस कहते हैं, आयंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ आयरन। तो सिंबल ऑफ आयरन क्या होता है पता है आपको, एफ ई होता है। सिंबल ऑफ आयरन इज एफ ई, एफ कैपिटल होता है, ई स्मॉल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके असर्शन रीजन वाले हैं। तो एटम ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जो एटम है हमेशा कंबाइन करते हैं, आपको पता है मॉलिक्यूल्स और आयन फॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है जैसे आप देखते हैं जितनी भी आपके मेटल है, सोडियम है, आयरन है, अदर मेटल है, वे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं जैसे आपका। तो ये इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और ये फर्स्ट को क्या है बिल्कुल ठीक तरह से एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर टू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, जब आपका दोनों ठीक हो और सेकंड वाला रीजन आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो आंसर क्या आपका, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इंजन पुल्स ए ट्रेन वर्क इज डन। बिल्कुल ठीक है, इंजन जब ट्रेन को खींचता है, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इंजन क्या करता है, फोर्स लगाता है, पुल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी।
बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, हमें पता है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं असर्शन रीजन में। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड वाला रीजन फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है, हमारा आंसर ये होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन सेकंड वाली फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करती है, तो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये जो आपकी है आर करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या है इसके अंदर? बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? मैंने बताया कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम आपका Ca बताया था, और इस पे चार्ज कितना होता है आपको पता है? 2 पॉजिटिव होता है। इसको लिखना चाहते होता है 2 पॉजिटिव, ये कैटायन होता है। और क्लोरीन पे कितना होता है? क्लोरीन का 287 होता है, इसमें होता है माइनस का 1। तो अगर आप ये यहाँ पे 1 मानता हूँ, तो अगर आप फार्मूला बताया था आपको बनाना, क्रॉस करके बना सकते हैं। भैया आपका यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, आपका देखिए ना, ये 1 यहाँ आएगा और 2 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, ये बनेगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या है, जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ये देखिए ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? अब एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर बस आपको एल्यूमिनियम सोचना है। तो आपका जो एल्यूमिनियम है कैटायन ये होता है, और सल्फेट वाला कौन सा होता है? सल्फेट जो आपका होता है ये 2 नेगेटिव होता है। तो अगर आप इसी क्रॉस में अगर चार्ज ये इसके नाइन यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो आपका जो बने क्या बनेगा? देखिए ये हो गया आपका Al2 क्योंकि इसके नीचे आया है, और ये हो गया आपका SO4। जो SO4 है ये आपका ग्रुप ऑफ एटम का हो गया। तो यहाँ कितना आएगा आपका? ये हो गया 3। तो इसके अंदर अगर आपका देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए Al2SO4 थ्राइस। तो ये आपका आंसर आएगा ए, Al2SO4 थ्राइस आएगा। तो ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अब सोडियम का आपका भी बताया, ये होता है Na, ये कैटायन हो गया। और हाइड्रोक्साइड आयन कौन सा होता है? OH, ये नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो आपका जो फार्मूला बनेगा क्या बन गया? NaOH, ये आपका फार्मूला बन गया। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा इसके अंदर? ए विल बी द राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन? तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो दिए थे एंटोनी एल लावोजियर ने दिए थे। एंटोनी एल लावोजियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन? तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कितने दिए उसने? एंटोनी लावोजियर ने 2 दिए। तो आंसर क्या होगा आपका सही? ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। तो ये आपका क्या है? मास का देखिए, मास न तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यही क्या है आपका? फर्स्ट केमिकल कम्बिनेशन लॉ भी है। यही क्या आपका? फर्स्ट केमिकल कम्बिनेशन लॉ भी है, कह सकते हैं आप। नाउ सेकंड क्वेश्चन है देखिए इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इज कॉल्ड। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस में आपके जो टोटल जो भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे कि आपका वाटर फॉर्म होता है, तो ये क्या होता है? इसका मास कितना है? ये 2 है। इसका कितना है? 16 है। 1:8 में होता है। ये डिफाइन करता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये दोनों के दोनों जो आपका राइट आंसर क्या है? डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि दोनों के दोनों लॉ का एक ही नाम है ये, और इसी को हम कहते हैं, जो मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह लीजिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह लीजिए। कांस्टेंट
प्रोपोर्शनल। और यही हमारा क्या है, यही आपका सेकंड लॉ भी है। ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये है, अगर आपसे कोई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूछता है तो ये दो होते हैं। किसने दिया था ये आपका एंटोनी एल लैवोजियर ने दिया था। ये दो लॉ है। और फर्स्ट लॉ क्या है, ये है आपका मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और सेकंड कौन सा है, सेकंड आपका इन ए केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का। अगर ये कोई क्वेश्चन आपको एक साथ पूछे तो आप तीनों चीज़ एक साथ लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिख देंगे एज इट इज़। अगर कोई पूछे आपसे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास का और सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ये स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो ये कौन सा है, यहाँ पे एनर्जी आ गया। यहाँ पे क्या था, पहले वाले के अंदर देखेंगे तो सिर्फ किसका अंतर देखिए, यहाँ बस मास है। अगर मास को रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे देखिए एनर्जी से, तो ये कौन सा लॉ बन गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बी विल बी द राइट आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो एटम के अंदर आपको पता है, आपका जो एटम होता है बीच में कौन है, आपका बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, एक एटम के अंदर जो पार्टिकल अंदर है उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो प्रोटॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, तीनों के तीनों क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल, यानी तीनों ही क्या इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर। तो हमें कितने पता है, यहाँ पे पीछे भी आया था क्वेश्चन, ये दो है आपके, दो है, 2 है। और नेक्स्ट है, इफ Z7 व्हाट वुड बी दी एलिमेंट एंड इट वैलेंसी। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर 7 है तो इसका मतलब क्या हमारा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। सिंबल क्या होता है इसका, N होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो अगर इसी को एक तो पूछा है एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट तो रिकॉग्नाइज हो गया, नाइट्रोजन है आपका। ये वैलेंसी क्या होती है, अब आप देखिए नाइट्रोजन की, अगर आप देखेंगे पहले वाला जो ऑर्बिट होगा, फिर दूसरे वाला होगा इसके चारों ओर, तो इसके अंदर क्या होगे, फर्स्ट वाले के अंदर होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने बच गए आपके 5, 2 4 5, यानी मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी आपकी 2 5। अभी यहाँ पे 5 है, हर कोई क्या चाहता है, जितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरी करने के लिए, इसको क्या करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, 8 करने के लिए कितने चाहिए आपको पता, 8 में से 5 गए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसकी वैलेंसी कितनी है, जितने 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए भाई 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3 विल बी दी वैलेंसी। तो इसका मतलब जो आपका एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है और वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, ए विल बी द राइट आंसर, यानी नाइट्रोजन है और आपका जो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई। कोई एक्स स्पीसीज और वाई स्पीसीज है, जो एक्स के अंदर है प्रोटॉन 6 है, यानी कोई एक्स क्या है आपका प्रोटॉन 6 है। तो जो प्रोटॉन संख्या ये क्या देती है, जेड देती है, एटॉमिक नंबर देती है। और जो प्रोटॉन जमा में न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है आपका एटॉमिक मास होता है, यानी इसको हम दिखाते ए से दिखाते हैं।
अब स्पीसीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, ये भी क्या है, प्रोटॉन इसके अंदर भी कितने हैं, आप देखिए 6 है, इसके अंदर भी 6 है। इसका मतलब क्या है, आपके दोनों क्या है, सी, अगर जेड एटॉमिक नंबर आपका 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन आपके 6 है, तो इसका तो जेड भी कितना है, 6 है। तो इसका मतलब क्या है आपका, अगर 6 नंबर पे आपका जो एलिमेंट आता है, कौन सा आता है, ये आता है कार्बन, ये 6 है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मान लो फर्स्ट लेते हैं, अगर ये x है तो 6 और 6 कितना होगा, 12। इसका मतलब क्या है, आपका जो x है, जो आपका x है वो कितना है, 6, 12 है। अब सेकंड वाले का प्रोटॉन 6, इसका मतलब ये भी क्या है, कार्बन ही है, कार्बन है। तो इसमें भी कितने होंगे, ये 6 है, लेकिन ऊपर काउंटिंग करेंगे एटॉमिक मास कितना होगा, 6 और 6 का 12, इसका कितना 6 और 8 कितना होगा, 14, ये 14 है। इसका मतलब y क्या है, जो आपका है, ये हो गया आपका 6, 14। अब यहाँ पे अगर आप देखिए दोनों ही कार्बन है, अगर बताया था आपको, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट पूछा इसने, देखिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाइड टू एटॉमिक स्पीसीज, मास नंबर ऑफ निकालना x और y का। तो जो x का मास नंबर है वो कितना है, 12 है, y का कितना मास नंबर है, 14 है। तो फर्स्ट तो पार्ट हो गया आपका, x का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है, और y का जो एटॉमिक मास वो कितना है, 14 है। इनके बीच में रिलेशन पूछना है। जब आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ए विल बी द राइट आंसर। यानी आपके ये क्या है, एटॉमिक मास आपका x का है 12, y का है 14, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप क्या होता है, जब आपका जेड सेम हो, यानी एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। और आइसोबार क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर मान लो आपका ए सेम हो, बस उल्टा कर दो, ए सेम हो और आपका जो जेड डिफरेंट हो, तो होता है आपका आइसोबार। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, 12, 14 और आइसोटोप्स, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, द लिमिटेशंस ऑफ डैश मॉडल इज दैट इट कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो जो लिमिटेशन थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी की, ये किसकी थी, रदरफोर्ड की, इसलिए फिर बोर मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st, दैट्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड दैट अकर व्हेन यू राइडिंग बाईसाइकिल। जब आप बाईसाइकिल चलाते हैं तो आपको पता है बाईसाइकिल पे आप क्या करते हैं, फुट से चलाते हैं। जो फुट है आपके, जो बाईसाइकिल पैडल पे लगते हो, क्या करते हैं, वो मस्कुलर एनर्जी देते हैं, मस्कुलर एनर्जी पैदा करते हैं, मस्कुलर एनर्जी पैदा करते हैं। और इससे होता क्या है, आपकी साइकिल जो है, आपकी बाईसाइकिल है, मोशन करती है, मोशन यानी कि मूव करती है। और मूव का मतलब क्या है, ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या है आपका, अगर आप देखेंगे आपकी फुट की मस्कुलर एनर्जी ने बाईसाइकिल को क्या प्रदान की, काइनेटिक एनर्जी प्रदान की। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। मस्कुलर एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो जब आप क्या करते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, तो मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप लिख भी सकते हैं, एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 32nd, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट करना है बाय द फोर्स। तो देखिए 20 किलोग्राम का मास है और वेलोसिटी देखिए घटी है 5 मीटर पर सेकेंड से
कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए आपको पता है कि आपका जो वर्क डन होता है, आपका W जो होता है, वर्क डन कितना होता है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई हो, यहाँ पे जैसे वेलोसिटी दी गई हो, ये मान लो आपकी V1 है, तो ये कितनी हो गई आपकी V2 हो गई है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन क्या होता है, हाफ mv² माइनस u² के इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखूँ 1/2 मास कितना दिया गया है, देखिए 20 दिया गया है, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, यानी v का स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये आपकी V2 है, यानी आपका ये V2 है, और ये मैं इसको आपको लिख V1 है। तो कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखेंगे आप काटेंगे, ये देखिए 2 से कटेगा, इसको 2 कम 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो यहाँ पे 10, तो ये आ गया। अंदर क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ गया 10, और ब्रैकेट में कितना आया 25 घटा के 4 जमा के, तो कितना घटा का 21 आया है। अब ये इसको देखेंगे तो कितना है आपका, ये 10 गुना घटा 21 कितना आ जाएगा, घटा का 210 आ गया। इसको मैं अच्छी तरीके फिर करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्या है, वर्क डन जो हो गया आपका, ये कितना है 1/2 mv² V1²। तो ये हो गया 1/2, मास दिया गया है 20, यानी फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है, और ये V1 कितनी है आपकी 5 थी। अब इसको करेंगे, ये आपका कटेगा 2 से, आपका कट गया यहाँ पे, ये हो गया 10, और ये कितना आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 10, अब ये कितना आएगा 25 में से 4 ही घटा के है, ये जमा के, तो घटा के 2 21 बचे, और दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना है, घटा का 210। तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल। तो आपका राइट आंसर क्या है, घटा 210 जूल आपका वर्क डन आ गया, जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए विल बी द राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, ये देख जमा का है, ये 300 जूल, तो राइट आंसर क्या है, घटा का 210 जूल आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इट इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। कोई मास है वो किसी सर्टेन हाइट के ऊपर है, मान लो मास आपका यहाँ पे है, ये कोई मास है आपका, हमें हाइट पता नहीं है। देखिए ये जो मास है, इसका जो m है वो कितना है 12 है। इफ दी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट 480 जूल। बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी वो होती है ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब यहाँ पे आप देखें क्या क्या दिया गया, न्यूमेरिकल है आपके, कैसे करेंगे देखिए। पोटेंशियल एनर्जी, इसको अगर मैं बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका, ये होता है mgh। और यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू दी गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपको mgh दिया गया वो कितना दिया गया, 480 जूल दिया गया है। अगर इसको आप करेंगे, अब निकाल के देखिए, तो mgh दिया गया है 480। m कितना है आपका, जी भी दिया गया है, एस दिया नहीं गया है, जो नहीं दिया गया उसको हम क्या है छोड़ देते हैं। मास दिया गया देखिए आपका 12, ठीक है। आपका जो जी की वैल्यू दी गई 10, और इधर दाई तरफ कितना है 480 है। निकालना क्या है, एच निकालना है, तो एच निकालना है तो बाकी टर्म दाई तरफ लेके जाए, कितना आ गया 480, ये कितना हो गया 120। तो जीरो से आपकी जीरो कट गई, आपको 12 की टेबल आती है, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 आ गया, यानी 4 क्या है आपका 4 मीटर। तो जो आपकी हाइट आ गई है वो कितनी आ गई 4 मीटर। तो ये जो आपका है ये राइट आंसर है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 4 मीटर। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए आपका 5 मीटर, 10 मीटर, 40, 40 मीटर, तो आंसर कितना हो गया 4 मीटर। दिस विल बी द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो मैथमेटिकल फॉर्म पीछे बताया आपको, वर्क डन कितना होता है, तो फोर्स गुना में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हमारा क्या है, ए विल बी द राइट आंसर, यानी हमारा वर्क होता है एफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो फार्मूला कितना होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, दिस विल बी द राइट आंसर। तो जो फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, ये होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हमने एक न्यूमेरिकल किया तो वो कितना था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, एम जी एच। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी विल बी द राइट आंसर, एम जी एच। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन फॉर वर्क एनर्जी, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से।